अस्सलाम वालेकुम जी। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं उसको मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया। इसका मतलब ये है कि टांग की या बाजू की खून की सप्लाई में ब्लॉकेज आ रहा है, लेकिन ये अचानक नहीं आया। इसका मतलब ये है कि टांग की या बाजू की खून की सप्लाई में ब्लॉकेज आ रहा है, लेकिन ये अचानक नहीं आया। इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। आम तौर पे 2 हफ्ते से पुराना पेशेंट होता है, 2 हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो चुका होता है सिम्टम शुरू हुए। और इसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स हैं वो 3 हैं। एक तो पेन है, पाँव में पेन रहती है और तकरीबन हर वक्त रहती है। ज़्यादातर अगर कोई रिलीफ मिलती भी है तो डे टाइम मिलती है, रात सारी यूजुअली पेन रहती है। या पाँव सुन्न होना शुरू हो जाता है, या फिर कोई छोटा मोटा ज़ख्म बनना शुरू हो जाता है पाँव में, या उसका कलर चेंज हो जाता है जिसको आप गैंग्रीन बोलते हैं। तो आम तौर पे ये ब्लैक कलर में चेंज आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की जो सिम्टम्स हैं ये इंडिकेट ये करती हैं कि खून की जो नालियाँ हैं उसमें ब्लॉकेज आना शुरू हो गया है। इसमें बाज़ औक़ात मरीज़ जो है वो चंद हफ्तों के बाद डॉक्टर के पास पहुंचता है, कुछ मरीज़ चंद महीनों के बाद, और कुछ ऐसे भी मरीज़ होते हैं जिनको साल से ऊपर हो चुका होता है। तो किसी वजह से उनकी तशख़ीस नहीं हो पाती और वो बहुत लेट प्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह का जो मरीज़ है ये अर्जेंट नहीं होता, लेकिन ये मतलब उस लिहाज से बहुत जल्दी में होता है कि इसकी ट्रीटमेंट हो। अगर इसकी ट्रीटमेंट में भी डिले आ जाए तो इसमें भी पाँव का या हाथ के ज़ाया होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसमें सबसे ज़रूरी तो ये है कि सबसे पहले आप अपना सही डॉक्टर तलाश करें, वैस्कुलर सर्जन के पास जाएं जो आपके कुछ टेस्ट करे। इसमें भी चंद एक टेस्ट होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसमें आपकी नालियों की जगह, उनका लेवल और उनकी सेवेरिटी जो है उससे डायग्नोस होती है, ताकि पता चले कि किस नाली में ब्लॉकेज है, कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाता है और उसका किस किस्म का ऑपरेशन हो सकता है। तो जब आपके टेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं फिर आपकी जनरल असेसमेंट होती है। आपकी चेस्ट की कंडीशन, फेफड़ों की कंडीशन, गुर्दों की और दिल की कंडीशन सारी असेसमेंट होती है। उसके कुछ टेस्ट होते हैं, वो करने के बाद फिर इसकी प्लानिंग होती है। अब ट्रीटमेंट पे अगर आ जाएँ तो ट्रीटमेंट इसकी 3 तरह की होती है। एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट है, कुछ आपको मेडिकेशन चाहिए होती हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह का कंट्रोल चाहिए होता है, स्मोकिंग छोड़ने की ज़रूरत होती है, अगर शुगर का मसला है तो शुगर का कंट्रोल ज़रूरी है। और साथ साथ फिर इसके 2 तरह की इंटरवेंशन हो सकती है, जो कि या तो एंजियोप्लास्टी की शक्ल में हो या स्टेंट की शक्ल में। ये बिल्कुल उसी तरह का प्रोसीजर है जैसे दिल की एंजियोप्लास्टी होती है, दिल में स्टेंट डाले जाते हैं। इसी तरह टांगों की नालियों में, पेट की नालियों में, जहाँ पे भी ब्लॉकेज हो उसकी एंजियोप्लास्टी हो सकती है, उसमें स्टेंट डाले जा सकते हैं, और वो अगर नालियाँ उससे खुल जाएँ तो ये जो ब्लॉकेज आया है ये दूर किया जा सकता है और टांग के ज़ाया होने का रिस्क ख़त्म किया जा सकता है। बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनमें ये स्टेंट या एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती, उसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, वो तो फिर काफ़ी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। तो ऐसा पेशेंट फिर उसमें बाईपास की ऑप्शन होती है। जो बाईपास की ऑप्शन है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दिल का बाईपास है। इसी तरह बाजू की नालियों का, टांग की नालियों का, पेट की नालियों का, सब का बाईपास हो सकता है। और ये बाईपास आपका वैस्कुलर सर्जन करता है, ना कि दिल का सर्जन। जैसे दिल का सर्जन दिल का बाईपास करता है, वैस्कुलर सर्जन आपकी टांगों की नालियों में स्टेंट डालते हैं और टांगों की नालियों का या पेट की नालियों का बाईपास करते हैं। और इन दोनों मोडेलिटी के जो रिज़ल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपकी डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आपके और दूसरे मसाइल बहुत ज़्यादा नहीं हैं, अगर आप ऐसे बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार नहीं है कि दिल का कोई सीरियस मसला है या शुगर आउट ऑफ कंट्रोल है या इस तरह का कोई और सीरियस मसला है, तो इस तरह की ट्रीटमेंट के रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं और 80 to 90% लोगों की टांगें और बाजू इससे बचाए जा सकते हैं। लेकिन फिर इनमें भी कुछ ऐसी कैटेगरी आ जाती है जो लेट प्रेजेंट करते हैं, जिनका पाँव नहीं बच सकता, वो भी फिर अल्टीमेटली बाज़ औक़ात काटना पड़ जाता है, लेकिन वो फिर एज ए लाइफ सेविंग मेजर किया जाता है। उस स्टेज पे काटा जाता है जब अगर वो ना काटा जाए तो फिर ज़िंदगी को बचाना मुश्किल हो जाता है। शुक्रिया।